Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter, that is thermodynamics. Thermodynamics हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं. अब हम करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट. चलिए देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर लिए थे, और अब वो कौन सा सेशन है जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें अपने प्रीवियस लेक्चर्स की, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अबाउट थर्मोडायनामिक्स टर्म्स, टाइप ऑफ सिस्टम एंड स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में. एप्लीकेशंस हम लोगों ने डिस्कस कर ली है. कैलोरीमेट्री एंड रिएक्शन इंथैल्पीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वहीं पर बात करें लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें इंथैल्पीज़ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब गाइस, स्पॉन्टेनिटी गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे, उसके बाद गिव्स एनर्जी चेंज की बात करेंगे इक्विलिब्रियम फेज में. लास्ट सेशन होगा हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें गाइस आपके जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं हम लोग उनको सॉल्व करेंगे. चलिए बच्चे, सबसे पहला है हमारा स्पॉन्टेनिटी. व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी? The first law of thermodynamics tell us about the relationship between heat observed and the work performed by the system. हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो क्या बताता है गाइज? जब बात थर्मोडायनामिक्स की आती है तो हमेशा आपके हीट और वर्क के बीच में रिलेशन की बात होती है. यानी कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो वो भी आपकी कितनी हीट आपके किसी सिस्टम ने एब्जॉर्ब की और उस पर्टिकुलर हीट पर आपका सिस्टम ने क्या काम किया, कितना काम किया, उसके रिलेशनशिप को बताने वाला स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है. इट पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. अब इसमें क्या है कि जो आपके हीट फ्लो का डायरेक्शन है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. गाइस, इंडिपेंडेंटली किसी भी डायरेक्शन को लेकर अपने हीट चेंज को या फिर रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड क्यू, डब्ल्यू एंड क्यू के बीच में अपना शो कर सकता है. हाउएवर, फ्लो ऑफ हीट इज अंडर यूनिडायरेक्शनल. अगर आपकी हीट फ्लो की हीट के फ्लो की बात करें या फिर हम बात करें टेम्परेचर की, अगर सभी आपका डायरेक्शन सेम है, ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका हीट फ्लो हो रहा है ना, उसी डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका वर्क भी उसी में पॉजिटिव या निगेटिव आ रहा है, तो ये आपका क्या शो करेगा? ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को शो करेगा. क्या लिखा है? हाउएवर द फ्लो ऑफ हीट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टेम्परेचर राइट टू लोअर टेम्परेचर. देखो, हमेशा हम ध्यान रखना कि हमारा जो हीट का फ्लो होता है वो किधर होता है? कम से ज़्यादा से कम की तरफ होता है, और ये हीट फ्लो तब तक होता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, और इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं. क्लियर? तो बस वही चीज़ लिखिए कि हमारा जो हीट का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ. अब ये तो एकदम अंडरस्टूड है कि हमारा हीट फ्लो किधर होगा? ज़्यादा से कम की तरफ होगा. तो बस ज़्यादा से कम की तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. All natural occurring process, whether chemical or physical, will tend to process spontaneously in direction only. ठीक है, इन वन डायरेक्शन ओनली. अब मेरी बात सुनो, हमने बोला कि आपकी चाहे केमिकल रिएक्शन हो चाहे आपकी फिजिकल रिएक्शन हो, वो हमेशा आपके एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअस रहती है ना. उसकी वो आपकी किधर को रहेगी? या तो आपकी ज़्यादा से कम की तरफ या कम से ज़्यादा की तरफ. अब वो किधर डिपेंड करेगा कि आपका ये जो आपकी रिएक्शन जा रही है वो किधर साइड में जा रही है. तो गाइज, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपकी रिएक्शन चलती है, फिर चाहे वो आपका केमिकल रिएक्शन हो, फिर चाहे वो आपकी फिजिकल रिएक्शन हो. राइट? फॉर एग्जाम्पल, गैस एक्सपेंडिंग टू फिल द अवेलेबल वॉल्यूम. हमारे गैस का फैलना, गैस का प्रसार जो होता है वो किधर होता है? कम से ज़्यादा की तरफ होता है. बर्निंग कार्बन इन डाई ऑक्सीजन गिवन कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम कार्बन को जलाते हैं तो ये भी तो आपके केमिकल रिएक्शन है, और ये क्या देती है? डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्टन पर ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देती है. बट हीट विल नॉट फ्लो कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी. सही बात है, हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जब हमारी हीट का फ्लो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, कभी भी लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर नहीं होता. ठीक है, ऑन इट्स ओन द गैस इन अ कंटेनर विल नॉट स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट इनटू वन कॉर्नर, और कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट फॉर्म
कार्बन एंड डाई ऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली। अब सुनो ये बात क्या बोलना चाह रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि भाई आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई कोल्ड बॉडी हीट की तरफ अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रही है, या फिर आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब आपकी गैस एक्सपेंड हो रही है तो वो कम कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रही है। नहीं आपने ये कभी देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद आपने उसको कार्बन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर लिया। तो क्यों? क्योंकि आपका जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उधर से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमेशा फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस होती है, ना कि कम कॉन्सेंट्रेशन से अधिक कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। These and many other spontaneously occurring change shows unidirectional change। और इसी हम चेंज को क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल चेंज, यानी कि एक तरफा चेंज बोलते हैं, कोई दूसरा तरफा चेंज नहीं है। अब गाइज इस चीज़ को जब आप शुरू कर रहे हो तो आपको पहले जानना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियसली, क्या है व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो स्पॉन्टेनिटी की बात कैसे आएगी, समझो ज़रा गाइज। जहाँ पर आपका रैंडमनेस अधिक होगा, अगर आपका रैंडमनेस बढ़ रहा है यानी कि आपका डिसऑर्डर बढ़ रहा है, जैसे मान लो कोई बहुत सारे कॉइन्स है, उसको हमने फेंका, आपने लिख लिया कि कौन सा कॉइन आपका सीधा गया था, कौन सा कॉइन आपका हेड पर आया था, कौन सा आपका टेल पर आया था, आपने पूरा उसका चार्ट बनाकर रख लिया। मैंने फिर से कॉइन्स को घेरा और फिर से उनको उछाल दिया, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका सेम जो आपने अरेंजमेंट लिखा है वही आपका रिपीट हो? नहीं पॉसिबल है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये आपके डिसऑर्डरनेस हुई ना, मतलब आपके रैंडमनेस में कमी आई। तो गाइज जितना ज़्यादा आपका रैंडमनेस बढ़ेगा, मतलब जितनी ज़्यादा आपका डिसऑर्डर बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी स्पॉन्टेनिटी होगी, यानी कि उतनी ज़्यादा आपकी एंट्रोपी होगी। क्लियर। अब कैसे आपको स्पॉन्टेनिटी का पता चलेगा, कैसे आपको आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जा रही है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं और बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और चेंज। मैंने क्या बोला, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है रैंडमनेस। क्या होता है? रैंडमनेस। मतलब ये हुआ कि आपकी जितनी ज़्यादा रिएक्शन में रैंडमनेस बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा रिएक्शन में रैंडमनेस बढ़ेगी गाइस, रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। बिल्कुल वही एग्जाम्पल कॉइन्स वाला कि आपने कॉइन्स के पहले से पूरा चार्ट बनाकर रखा है कि भाई ये आपने जब उछालना है कॉइन्स को तो ये ऑर्डर में आएगा। मतलब आपका 2 रुपए का सिक्का हेड पर गिरेगा, 3 रुपए 4 5 रुपए वाला सिक्का आपका टेल पर गिरेगा, 1 रुपए वाला सिक्का आपका हेड पर गिरेगा। इस टाइप से आपने पूरा चार्ट बना कर रखा है। बट गाइस क्या एक्चुअली जब मैं उन सारी कॉइन्स को फेंकूंगी तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। हो सकता है कि 10 सिक्के आपके हेड पे गिरे हों, 3 सिक्के आपके टेल पे गिरे हों। हो सकता है आपके 100 सिक्के हेड पर गिरे हों, 50 सिक्के आपके टेल पर गिरे हों। मतलब बहुत सारी आपकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, यानी कि रैंडमनेस आपकी बढ़ सकती है। रैंडमनेस का दूसरा नाम होता है डिसऑर्डर, है ना। तो गाइज जैसे जैसे आपका डिसऑर्डर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी रैंडमनेस बढ़ेगी, आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और इससे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनिटी। गाइज यही रैंडमनेस हमें किसके बारे में बताता है? यही रैंडमनेस हमको एंट्रोपी के बारे में भी नॉलेज देता है। किसके बारे में? एंट्रोपी के बारे में भी नॉलेज देता है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस। अब बात आती है कि एंट्रोपी आपका क्या होता है। तो आपका एंट्रोपी होता है फाइनल डेल्टा एस इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई। फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट को जब आप माइनस करोगे तो आपके जो आपकी एंट्रोपी में चेंज आया है आप वो निकाल सकते हो। इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करें तो गाइज क्या होगा? दीज गैसेज मे बी मिक्स्ड एट रूम टेम्परेचर। हो सकता है कि वो आपकी रूम टेम्परेचर पर गैस मिक्स हो जाए, है ना। और ये भी हो सकता है कि आपके एक समय के बाद इनके फॉर्मेशन के में या फिर इनके कुछ कंपोजिशन में चेंजेस आ जाए। तो ये क्या है? ये आपकी स्पॉन्टेनिटी को शो कर रहा है कि हो सकता है कि एक टाइम के बाद उसमें चेंज आ जाए। ये प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने इस गैस को रख दिया अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए, हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए, यानी कि रैंडमनेस आपकी बढ़ रही है। तो जहां पर आपकी रैंडमनेस बढ़ेगी वहां पर आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। क्लियर। ऑल्दो द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम, ऑल्दो
द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन दैम, यानी कि आपकी फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट के बीच में जो आपकी रिएक्शन हो रही है गाइज, इट इज़ एट एक्सट्रीमली स्लो रेट, ये आपकी बहुत स्लो रेट पर हो रही है। और आपको पता है कि जब कोई रिएक्शन स्लो रेट पर होती है तो वो आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, एंड इट इज़ स्टिल कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब जहाँ पर भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जहाँ पर भी आपको ये उम्मीद है कि नहीं भाई चेंज हो सकता है, या फिर एक टाइम के बाद ये चेंज आ सकता है, या फिर हो सकता है कि दोबारा मैं रिएक्शन करूँ तो इसके कॉन्सेंट्रेशन कम बनेगा, हो सकता है कि उसमें प्रेसिपिटेशन आ जाए, किसी भी तरीके का अगर आपके पास रैंडमनेस है, आपके पास डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस आपकी होने वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। So spontaneously means having the potential to proceed without the exchange of एक्सटर्नल एजेंसी। गाइज अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, किसकी, स्पॉन्टेनिटी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चेंज आपका कब हो रहा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स या फिर बाय अ लिटिल एफर्ट्स, ठीक है। तो चेंज विदाउट एक्सटर्नल एफर्ट, ठीक है, या फिर और ड्यू टू स्मॉल एफर्ट्स, राइट, है ना। अब प्यारे बच्चे मेरी बात सुनो, इस चीज को कैसे समझोगे। मान लो कि मैंने चाय रखी गरम, तो वो कितनी देर बाद ठंडी हो जाएगी इसका आपको कोई भी मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? वो डिपेंड करेगा आपके सराउंडिंग के एनवायरनमेंट पे कि आपकी चाय कितनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। जैसे गर्मी में रखोगे तो देर से ठंडी होगी, जाड़ों में रखोगे तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो यानी कि ये जो अचानक से डिसऑर्डर आया या फिर ये जो अचानक से रैंडमनेस आई कि कभी बहुत तेज़ी से चाय ठंडी हो गई, कभी थोड़ी धीरे चाय ठंडी हो रही है, क्या है ये आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के एग्जाम्पल को शो कर रही है और यस आपकी इस डेफिनेशन को भी वेरीफाई कर रही है। However, it is not tell about the rate of reaction in process, और ये हमारी rate of reaction को नहीं बता सकती। Another aspect of spontaneous process, अब क्या है दूसरा एस्पेक्ट आपकी spontaneous process का, चलो हम देख लेते हैं। We can see that these cannot reverse their direction, जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकती। मान लो चाय ठंडी हो गई तो ये खुद से बिना गर्म किए क्या गर्म हो जाएगी? नहीं ना। तो यस जो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ये अपने रिवर्स डायरेक्शन को कभी शो नहीं करती। वी में समराइज एज फॉलोज, कैसे हम इसे समराइज कर सकते हैं। पहला है अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस, जो हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ये इररिवर्सिबल प्रोसेस होती है एंड मे बी रिवाइज बाय सेम एक्सटर्नल एजेंसी, शायद वो आपकी फिर से वापस रिवाइज हो सकती है, पर कब? जब आप एक्सटर्नल एजेंसीज का यूज़ करो। मतलब जो आपकी चाय ठंडी हो गई थी वो खुद ब खुद तो गर्म नहीं हो सकती जब तक आप उसे खुद पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं दोगे। तो यस अगर आपने उसे हीट किया तो फिर वो गर्म हो जाएगी बाय एक्सटर्नल एजेंसी, खुद से नहीं होगी। क्लियर? इसी वजह से हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है इट डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्रिएशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब हमको ये देखना है कि जब आपके क्राइटेरिया की बात करें स्पॉन्टेनिटी की, तो जो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया होता है वो आपकी एंथैल्पी में कैसे चेंज लाता है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने क्या देखा है कि जब भी आपका पानी है वो फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे तक, मतलब हिल से नीचे जा रहा है, फिर आसमान से नीचे जा रहा है, तो आपने कभी देखा है कि वही पानी नीचे से उठकर ऊपर चला गया हो? नहीं देखा ना। तो ये क्या शो कर रहा है गाइज? यही तो स्पॉन्टेनिटी इररिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है ना। हिल डाउनफॉल द स्टोन टू द ग्राउंड, वी फाइंड दैट देयर इज अ नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या देखेंगे कि उसमें एक डिक्रीज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज। जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। यस गाइज, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। एन एनालॉजी बी में टेम्प्ट to state that a chemical reaction is spontaneous in a given direction। एक जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपकी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। क्यों?
बिकॉज डिक्रीज इन एनर्जी हैज टेक प्लेस एज इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो आपकी एनर्जी में कमी आएगी वो कब आएगी, जब आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। यानी कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जब आपका H2 3y2 N2 3y2H2 से रिएक्शन करता है तो आपका NH3 बनता है। यानी कि आपके रिएक्शन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो गई, देखो इसका अगर आपके इसमें नॉट का साइन है तो यानी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी, तो गाइज स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी हो गई -46.1 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट देखो, हाफ H2 जब हाफ Cl2 से रिएक्शन करता है तो आपका HCl बनता है। तो गाइज इसके लिए स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी हो गई -92.32 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट देखो, जब आपका H2 हाफ O2 से रिएक्शन करता है तो आपका वाटर बनता है। यानी कि गाइज आपकी स्टैंडर्ड रेट रिएक्शन एंथैल्पी क्या हो गई, -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डिक्रीज इन एंथैल्पी, अगर आपकी एंथैल्पी में कमी आ रही है कब, जब आपका रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ हो रहा है। तो यानी कि गाइज आपकी होने वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। और आपका इसके लिए एंथैल्पी डायग्राम क्या होगा उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एंथैल्पी डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई आपकी रिएक्शन हो रही है एक्सोथर्मिक हो रही है, यानी कि इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू है वो आपकी निगेटिव में है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो गाइज क्या होगा, देखो जरा, टोटल एंथैल्पी प्रोडक्ट ये रहा और ये है आपका रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट क्या करेगा, एक नेट हीट को इवॉल्व करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो गाइज आप क्या देख पा रहे हो कि आपके जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, SR to SP में आ रहा है। क्लियर। यानी कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है और होने वाली रिएक्शन की वैल्यू निगेटिव में जाएगी, यानी एंथैल्पी चेंज आपका निगेटिव होगा। Thus postulate driving force of a chemical reaction may be due to decrease in energy। अब हमने क्या बोला कि अब हम एक पोस्टुलेट रख रहे हैं कि जो आपका ड्राइविंग फोर्स है किसी केमिकल एनर्जी का वो कब क्यों आपका चेंज हो रहा है या फिर क्यों आपकी एंथैल्पी निगेटिव या फिर पॉजिटिव में दिख रही है। तो गाइज अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा है, अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा है तो आपकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में, और अगर आपकी एनर्जी कम है तो निगेटिव में। डिक्रीज इन एनर्जी साउंड द रीजनेबल एज बेसिस ऑफ एविडेंस। अब देखो यहाँ पे बोला है कि डिक्रीज इन एनर्जी साउंड रीजनेबल एज द बेसिस ऑफ एविडेंस, तो इसका मतलब जो आपकी एनर्जी है वो एक्सोथर्मिक में कम हो रही है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने रिएक्शन ली है कि इमेजिन करो कि आपकी एक रिएक्शन हो रही है, H2 और O2 आपके फॉर्म कर रहे हैं NO2। तो गाइज H2 और O2 आपके क्या बना रहे हैं, NO2 बना रहे हैं, यानी ट्वाइस N2 और O2 आपका NO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब आपके, एक सेकंड मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये आपका है ट्वाइस NO2, अब सही है, बैलेंस, ठीक है। तो N2 प्लस ट्वाइस O2 इक्वल टू NO2। अब देखो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, आपके रिएक्शन एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव जाएगी, यानी कि रिएक्शन चेंज आपकी क्या हो रही है, आपकी एनर्जी में कमी आ रही है। तो 33.2 किलो, सॉरी एनर्जी में आपकी क्या आ रही है, कमी आ रही है, क्योंकि 33.2 किलो जूल मोल इनवर्स। अब देखो जरा, इसका मतलब गाइज ये हुआ कि अगर हम पिछली रिएक्शन को देखें, अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखें तो आपका क्या जा रहा था, निगेटिव में वैल्यू जा रही थी, यानी कि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो रही थी। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि गाइज होने वाली रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है। क्लियर। एक सेकेंड, आगे क्यों बढ़ गया, हाँ जी। अब देखो एंडोथर्मिक का, जैसे हमने अभी आपको रिएक्शन में दिखाया, N2 जब आपका रिएक्शन कर रहा था किसके साथ में, ट्वाइस O2 के साथ में, तो आपका NO2 बन रहा था, और ये आपकी रिएक्शन कैसी थी, एंडोथर्मिक। इसमें डेल्टा H की वैल्यू कितनी थी, पॉजिटिव थी। यानी कि गाइज आपकी जो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है ये आपकी कैसी है, स्पॉन्टेनियस है
है ना, और इसमें इंथैल्पी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपकी एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब आप इसे कैसे पिक्चर में रिप्रेजेंट करोगे, प्रोडक्ट ऊपर कर दोगे, रिएक्टेंट नीचे कर दोगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, आपकी हीट कैसे ऑब्जर्व हो रही है, नेट हीट आपकी ऑब्जर्व हो रही है जो कि रिएक्शन की रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने में या फिर फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। तो अब आप एक चीज़ देखो, जब आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है यानी कि आपकी रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। क्लियर। अब है इंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। इंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस। क्या होता है, डेल्टा एस। और हमको पता है स्पॉन्टेनिटी कैसा है, स्टेट फंक्शन है, ये आपकी स्टेट पर डिपेंड करती है। तो आपका इंथैल्पी अगर जीरो है, अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी जीरो है, इसका मतलब ये हुआ देयर इज नो चेंज इन इंथैल्पी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ, बट स्टिल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। बट इसकी जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये हुआ कि इसकी रैंडमनेस इंक्रीज है, रैंडमनेस कैसी है, ज़्यादा है, ये आपकी रैंडमनेस कैसी है, ज़्यादा है। क्लियर। इफ द डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज इनटू ईच अदर इन अ क्लोज कंटेनर, अगर दो गैसेज हैं जो कि आपके क्लोज कंटेनर में है, इनको एक दूसरे में डिफ्यूज किया जाए, विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, जो कि आपके एक वॉल के द्वारा सराउंडेड है ना, आइसोलेट है, तो आप क्या देखोगे। अब गाइज इसमें आपने क्या देखा कि एक गैस है आपकी ए और एक गैस है आपकी बी, ठीक है। तो टू गैस से ए एंड बी आर रिप्रेजेंट बाय द ब्लैक डॉट एंड वाइट डॉट। ब्लैक डॉट एंड वाइट डॉट से हमने इनको दिखा दिया। अब अगर इस बैरियर को हटा दे तो गाइस क्या होगा, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगी। व्हेन द पार्टीशन इज विड्रॉ द गैस बिगिन टू डिफ्यूज टू ईच अदर। अगर मैंने ये पार्टीशन हटा दिया तो उसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों गैसेस आपस में मिल जाएंगी और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये दोनों गैसेस एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगी। क्लियर। बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले क्या था, इफ वी वर पिकअप द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द लेफ्ट कंटेनर, अगर हम डिफ्यूजन से पहले हम क्या कर सकते थे, जो आपके लेफ्ट कंटेनर के आपके गैस मॉलिक्यूल थे या फिर राइट कंटेनर के गैस मॉलिक्यूल थे, उन दोनों को अलग अलग हम निकाल सकते थे। बट गाइस जब हमने इस सेपरेशन को हटा दिया तो ये जब आपके मिल गए तो आप इनके डिफ्यूजन से इनको अलग अलग नहीं निकाल पाओगे। कैसे, वी वुड बी श्योर दैट these molecule of gas A and similarly if we are picking the gas of molecule B right the corner, बिल्कुल जैसे आप A को निकाल सकते हो उसी तरीके से B के मॉलिक्यूल को भी आसानी से निकाल पा रहे हो। कब, बिफोर द पार्टीशन। वी श्योर दैट दीज विल बी मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी, और हमको ये भी क्लियर पता होगा कि भाई यहाँ से जो मैंने मॉलिक्यूल निकाले हैं वो गैस बी के हैं या फिर इधर से निकाले हैं वो गैस ए के हैं। बट इफ वी वर पिक टू मॉलिक्यूल फ्रॉम कंटेनर व्हेन पार्टीशन इज रिमूव, बट अगर हम इस पार्टीशन को रिमूव कर दें, इस हालत में कर दें, तो क्या आप ए और बी के पर्टिकुलर गैशियस मॉलिक्यूल्स को निकाल पाओगे? गाइज हम श्योर नहीं होंगे। अब श्योर नहीं है इसका मतलब रैंडम वाली बात आ गई, आपकी स्पॉन्टेनिटी बढ़ने लगी, राइट। वी आर नॉट श्योर वेदर मॉलिक्यूल पिकिंग अ मॉलिक्यूल गैस ए और बी, हम नहीं क्लियर होंगे कि भाई हमने कौन सा मॉलिक्यूल उठाया, गैस ए का उठाया या फिर गैस बी का उठाया। इसका मतलब क्या पता चला कि जो हमारी सिस्टम है, सिस्टम हैज़ बिकम लेस प्रिडिक्टेबल, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, और मोर कॉटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, now we may now formulate another postulate in a isolated system। अब बात कर लेते हैं गाइस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में आपका वॉल प्रॉपर, देखो ये जो आपका बॉक्स था उसको हमने आइसोलेट कर दिया, एक और बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो आपने क्या देखा, देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर द सिस्टम एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर और कॉटिक। ये जो आपकी एनर्जी है ये आपकी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, और या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का वो चेंज होने लगेगा। किससे, आपकी पहली वाली कंडीशन से। तो जैसे आपने इसको आइसोलेट किया तो आपकी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी भी चेंज हुआ। क्लियर।
एट दिस पॉइंट वी इंट्रोड्यूस अनदर थर्मोडायनामिक्स। अब इस पॉइंट पर हम लोग अनदर थर्मोडायनामिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और गाइज वो क्या है, एस यानी कि एंट्रोपी। यानी कि एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस। हमने क्या बताया था, आपकी एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। तो यस गाइज, जहाँ पे आपके स्पॉन्टेनिटी में चेंज आया यानी कि आपके रैंडमनेस में चेंज आया, और रैंडमनेस में चेंज आया इसका मतलब हमने किसकी बात करी, आपके एंट्रोपी चेंज की बात करी। द एवर मेंशन ऑर्डर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एंट्रोपी, यानी कि जो आपका यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर रैंडमनेस में चेंज आ रहा है। मान लो मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं पता कि मैंने ए के मॉलिक्यूल उठाए हैं या बी के मॉलिक्यूल उठाए हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपकी पॉसिबिलिटी की बात आ गई। प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि भाई हमने कौन से मॉलिक्यूल उठाए हैं, यानी कि आपकी रैंडमनेस बढ़ गई और आपकी एंट्रोपी में चेंज हो गया। एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मैं यही बार बार आपको बता रही हूँ, एंट्रोपी क्या है, आपका एक डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मेजरमेंट है। अब आप कैसे निकालोगे एंट्रोपी, तो गाइज एंट्रोपी हमारा क्या होता है, आपकी फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आने वाले चेंज को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी चेंज कहते हैं। क्लियर। द ग्रेटर डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द हायर एंट्रोपी, जितना ज्यादा आपका डिसऑर्डर होगा सिस्टम में उतनी ज्यादा आपकी एंट्रोपी होगी। अगर बात करें केमिकल रिएक्शन की, है ना, तो क्या होगा, आपकी जो एंट्रोपी चेंज होगा किसी भी रिएक्शन के लिए, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम एंड आयन फ्रॉम अ पैटर्न इन द रिएक्टेंट एंड अनदर। अब ये जो हमारा किस किस वे में आपके एटम आयन रीअरेंज हो सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी। जितनी ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी एटम और आयन के रीअरेंजमेंट की, उतनी ज़्यादा आपकी एंट्रोपी चेंज। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी मच डिसऑर्डर्ड, अगर आपके किसी प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है किसी भी रिएक्टेंट से, मतलब जो रिएक्टेंट है उससे ज़्यादा आपका बना हुआ प्रोडक्ट डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके रिजल्टेंट एंट्रोपी में इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, उसके रिजल्टेंट एंट्रोपी में इंक्रीज हुआ। द चेंज इन एंट्रोपी accompanying a chemical reaction may be estimated qualitatively by consideration of structure of species taking part in the reaction। जो आपकी एंट्रोपी में चेंज आया, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी में चेंज आया, वो क्या करेगा, ये आपके किसी भी प्रोडक्ट को, जो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, उसकी क्वालिटेटिव कंसीडरेशन को यानी स्पीसीज के रैंडमनेस को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अब मान लो किसी ने 100 तरीके से एटम और आयन अरेंज हुए, तो इसका मतलब ये हुआ आपकी जो एंट्रोपी चेंज है वो उस नंबर ऑफ रैंडमनेस पर डिपेंड करेगा। डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर, अगर आपके स्ट्रक्चर की रेगुलरिटी में डिक्रीज आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एंट्रोपी बढ़ी। किसके लिए, फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट अ स्टेट ऑफ लोएस्ट एंट्रोपी। गाइज हमेशा ध्यान रखना, जितना ज़्यादा सिस्टमैटिक आपका स्ट्रक्चर उतनी कम आपकी एंट्रोपी। तो इसीलिए बोला है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट होते हैं उनकी एंट्रोपी कैसी होती है, लोएस्ट होती है, क्योंकि ये बहुत ऑर्डर्ड होते हैं। गैशियस स्टेट इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट एंट्रोपी, जो हमारे गैशियस स्टेट होता है ये अपनी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंट्रोपी को शो करता है। अगर हम बात करें के वैल्यू की किसी भी रिएक्शन के लिए, तो आपकी एंट्रोपी चेंज के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में भी चेंज आता है। नेक्स्ट है वन वे टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। अब हमने जब इतनी बात चेंज इन एंट्रोपी और डिसऑर्डर की कर ली, तो गाइज इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे हम कोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द मॉलिक्यूल वुड बी थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड। हम इसको स्टैटिस्टिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द स्कोप ऑफ दिस ट्रीटमेंट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इट वुड बी रिलेट दिस प्रोसेस टू द हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कि हमारा जो एंट्रोपी है वो आपकी उस हीट पर भी डिपेंड कर सकता है जो कि आपकी इस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में इन्वॉल्व की गई है, विच मेक एंट्रोपी ए थर्मोडायनामिक कंसेप्ट, जो कि आपके थर्मोडायनामिक कंसेप्ट को बनाती है। हमको पता है ना डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, क्यू ओवर टी होता है ना। इसीलिए एंट्रोपी लाइक एनी अदर थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी सच एज इंटरनल एनर्जी,
एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। जो हमारे इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, ये स्टेट फंक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो डेल्टा एस है ये भी हमारा स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज नॉट अ पाथ फंक्शन, दिस इज अ स्टेट फंक्शन। whenever heat is added to the system, जब भी आपके सिस्टम में ऐड हीट की जा रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ रही है। इट इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशंस कॉजेज इंक्रीज रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ रही है। Thus heat Q has randomized influence on the system। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप हीट को बढ़ाओगे वैसे वैसे सिस्टम का रैंडमनेस बढ़ती जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जो आपका सिस्टम का हीट है वो क्या करेगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अरे भाई हमने ये चीज़ पहले बताई थी, जब आपका डेल्टा एस क्यू और टी पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा आसानी से, विच द हीट इज एडेड टू द सिस्टम। नेक्स्ट है अ सिस्टम इज हायर एट हायर टेम्परेचर। एक सिस्टम हायर टेम्परेचर पे क्या देगा, रैंडमनेस देगा देन वंस एट द लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम। जो आपका टेम्परेचर है उसका जो मेजर आपका एवरेज आएगा, मान लो आपने किसी को हीट किया तो उसके मॉलिक्यूल की जो रैंडमनेस है या फिर उसके मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो आप कैसे निकाल सकते हो, वो आप एवरेज करके भी निकाल सकते हो। क्लियर। हीट एडेड टू द सिस्टम एट अ लोअर टेम्परेचर causes the greater randomness than the same quantity of heat added to the higher temperature। देखो इसमें बात ये की गई है कि अगर किसी लोअर टेम्परेचर पर आपका ज़्यादा रैंडमनेस आए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो हीट की क्वांटिटी ऐड की गई है वो आपकी ज़्यादा टेम्परेचर पर की गई है। दिस सजेस्ट डेट, इसने क्या सजेस्ट किया कि जो आपका एंट्रोपी चेंज होगा वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी कि डेल्टा एस रिलेटेड विद द क्यू एंड टी फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो आपके डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो क्यू और टी के क्या होगी, के साथ रिलेशन में होगी, यानी कि टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब गाइस देखो जो आपकी टोटल एंट्रोपी चेंज है ये किससे डिपेंड करेगा गाइस, ये किसी सिस्टम के लिए सराउंडिंग और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर डिपेंड करेगा, यानी कि एस टोटल आपके सिस्टम और सराउंडिंग के चेंज के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर आपने सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज हुआ है और जो आपके सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज हुआ है उनका एडिशन करोगे तो आपका एस टोटल आ जाएगा। व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम है इसका मतलब ये है कि आपकी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, एंट्रोपी आपकी जीरो रहेगी, यानी कि एंट्रोपी आपकी मैक्सिमम रहेगी। नेक्स्ट है वी कैन से दैट एंट्रोपी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेज टिल इट रीचेज मैक्सिमम। हम ये भी कह सकते हैं जो आपकी एंट्रोपी है वो आपकी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये तब तक बढ़ती है जब तक आप ये मैक्सिमम पर नहीं पहुंच जाती है, यानी कि जो आपका इक्विलिब्रियम चेंज है एंट्रोपी में वो जीरो नहीं हो जाता। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी आपकी एक स्टेट प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, और इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम इस फॉर्मूले को लगा के यूज कर सकते हैं, यानी कि एंट्रोपी सिस्टम इज इक्वल टू क्यू सिस्टम ओवर टी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट देखो वी फाइंड दैट बोथ आर रिवर्सिबल। हमने क्या देखा कि दोनों आपके रिएक्शन, अगर दोनों तरफ से आपका रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसका मतलब इररिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए किसी आइडल गैस के लिए अंडर द आइसोथर्मिक कंडीशन, जो आपके आइसोथर्मल कंडीशंस होते हैं उसमें डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज नॉट जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये आपके इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो नहीं होता। दस डेल्टा यू डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डेल्टा यू है वो आपके रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, जहां पर भी आपको एंट्रोपी चेंज का पता होगा, वेयर एज एंट्रोपी डज। नेक्स्ट है गाइस गिब्स एनर्जी एंड एंट्रोपी।
अब हम बात करने वाले गिब्स एनर्जी की स्पॉन्टेनिटी के साथ में, यानी कि गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी का रिलेशन। ठीक है, फॉर अ सिस्टम इट इज अ टोटल एंट्रोपी चेंज। ये आपका एक टोटल एंट्रोपी चेंज होगा जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करेगा। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉल इनटू द कैटेगरी आइदर क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। बट बहुत सारी आपकी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि या तो आपके ओपन सिस्टम में होती है या फिर आपके क्लोज सिस्टम में होती हैं। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन देयर आर चेंज इन बोथ एंथैल्पी और एंट्रोपी। आपकी बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि आपकी एंट्रोपी को चेंज करती है या फिर एंथैल्पी को चेंज करती हैं। इसका मतलब ये हुआ, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी, ना तो आपकी एंथैल्पी में चेंज आता है और ना ही एंट्रोपी में चेंज आता है। अगर इसमें से किसी में भी चेंज आएगा तो गाइज आपकी रिएक्शन कैसी होगी, ये आपकी रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, अब जरा इसको समझो। दस द क्लियर दैट आइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी नॉर डिक्रीज इन एंट्रोपी अलोन कैन डिटरमाइन स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। ना तो अकेले आपकी अगर आपकी एंथैल्पी में चेंज आया है ना तो डिक्रीज इन एंथैल्पी और ना ही इंक्रीज इन एंट्रोपी अकेले आपके रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बता पाएगी। मतलब ये हुआ, अगर आपको किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का पता लगाना है, किसी भी सिस्टम में स्पॉन्टेनिटी चेंज को बताना है, तो गाइज आपको एंथैल्पी भी पता होना चाहिए और साथ में आपको एंट्रोपी भी पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है आपकी गिब्स की। क्लियर, यानी कि किसकी बात हो रही है, गिब्स की। अब गाइज ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए एक नया थर्मोडायनामिक फंक्शन आया जो कि था गिब्स फंक्शन, गिब्स एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है G इक्वल टू एच टी एस। क्या होती है, G इक्वल टू एच माइनस टी एस। और गाइज ये जो आपका G है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये भी आपका एंट्रोपी की तरह स्टेट फंक्शन है। अब देखो, अगर हमको किसी भी सिस्टम की गिब्स एनर्जी चेंज का पता लग जाए, यानी कि आपको उसकी स्पॉन्टेनिटी चेंज का पता लग जाएगा, तो गाइज डेल्टा जी सिस्टम किसके बराबर होगा, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम के। और अगर मान लो आपने सिस्टम को या फिर एंट्रोपी को कांस्टेंट कर दिया तो माइनस हो जाएगा एस सिस्टम डेल्टा टी। क्लियर। अब गाइस हमको पता है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, यानी कि एट डेल्टा टी इक्वल टू 0 हमने डेल्टा टी की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पर, तो क्या आ गया आपका डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो हमको ये बात पता है कि हमने क्या करना है, संस्कृत में सिस्टम रखना है, यानी सिस्टम की बात हो रही थी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप नॉर्मल जनरल इक्वेशन की तरह डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस करके लिख दो। ज्यादा आपको स्पेसिफाई करना है तो डेल्टा जी सिस्टम बराबर डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम की तरह आप इसे लिख सकते हो। दस गिब्स एनर्जी चेंज किसके बराबर होगा, एंथैल्पी चेंज टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी चेंज, जो कि आपके गिब्स इक्वेशन को एक्सप्लेन करता है। अब हमने क्या देखा कि गाइस ये जो आपकी पूरी रिएक्शन थी डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये आपकी स्पॉन्टेनिटी के टर्म्स को एक्सप्लेन कर रही थी। किसके करस्पॉन्डिंग, एच और एस के करस्पॉन्डिंग। मतलब ये हुआ कि हम इस रिएक्शन से किसको निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर डेल्टा जी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं, किसके बेस पर, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस के। यानी कि गाइस आपका टी डेल्टा एस किसके बराबर होगा, ये आपके जूल में जाएगा, कैसे के कट गया, जूल में आपकी इसकी वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर एंट्रोपी कैसा है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस कंसीडर डेल्टा जी इज रिलेटेड टू द रिलेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो गाइज ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया किसके बराबर होगा, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि जो आपकी सिस्टम होगा वो थर्मल में इक्विलिब्रियम में होगा, यानी उसका जो पूरा रिएक्शन जाएगा वो सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होगा।
देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज सेम दैट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप सराउंडिंग की बात कर लो, चाहे आप सिस्टम की बात कर लो, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। अगर आपने बात कर ली इंथैल्पी के चेंज की, यानी कि इंथैल्पी अगर सराउंडिंग की ज़्यादा हो गई तो गाइज वो किसके इक्वल होगी? वो सिस्टम की डिक्रीज इंथैल्पी के इक्वल होगी। इंक्रीज इन इंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? अब गाइज इसको इससे समझते हैं जो मैंने आपके लिए लिखा। हम लोग बहुत नेचुरली जानते हैं कि हमारा एंट्रोपी क्या होता है? Q ओवर T होता है ना? Q ओवर T होता है। तो गाइज अगर ऐसा डेल्टा Q ओवर T लिखे तो कुछ गलत नहीं होगा। और डेल्टा Q ओवर T को Q हम किसके बराबर रख सकते हैं? इंथैल्पी चेंज के। तो हमने रख दिया। तो आपका क्या है? डेल्टा S सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा S सराउंडिंग ओवर T। अब सिस्टम के लिए अपोजिट हो जाएगा, तो यानी कि माइनस साइन आ जाएगा डेल्टा H ओवर डेल्टा T, डेल्टा H ओवर T, क्योंकि हमारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है दोनों में। तो सो टोटल आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा S आप क्या लिखोगे यहाँ पर? हमने डेल्टा S सिस्टम और सराउंडिंग, दो चीज हो गई ना, सराउंडिंग एंड सिस्टम। तो हमारा डेल्टा S सराउंडिंग किसके बराबर है? डेल्टा S सराउंडिंग के या फिर डेल्टा H सराउंडिंग की। क्लियर? यानी कि गाइस अगर आप टोटल की बात करोगे तो सिस्टम और सराउंडिंग का एडिशन, तो डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा H ओवर T सिस्टम, यानी कि आपने एंट्रोपी चेंज और इंथैल्पी चेंज का एडिशन कर दिया। और ये किसके बराबर होगा? टोटल एंट्रोपी चेंज का के लिए। ठीक है? किसमें? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में। ठीक है? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में। अब क्या करेंगे? हम एबव इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो गाइज हमने क्या किया? डेल्टा एस की वैल्यू TdS रख दी, है ना? रख दी भाई। ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे? T डेल्टा S रख देंगे। किसके लिए? सिस्टम के लिए। हमारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे डेल्टा H सिस्टम। तो गाइज स्पॉन्टेनियस के लिए हमारी क्या वैल्यू होती है? हमारा एंट्रोपी 0 से बड़ा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे डेल्टा S की वैल्यू 0 से अधिक होती है, यानी कि T डेल्टा S सिस्टम माइनस डेल्टा S सिस्टम इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो आपके डेल्टा S की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। ठीक है? अगर आपके डेल्टा S की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब गिब्स एनर्जी किस में चली जाएगी? निगेटिव में, यानी कि डेल्टा G इक्वल टू माइनस डेल्टा H T डेल्टा S। यहाँ पर आपका डेल्टा H क्या है? ये आपका इंथैल्पी चेंज है। वहीं पर बात करें अगर T डेल्टा S की, तो गाइज ये आपकी एनर्जी है विच इज नॉट अवेलेबल टू द सिस्टम, डू नॉट डू यूजफुल वर्क, जो कि आपकी यूज नहीं की गई है किसी भी यूजफुल वर्क के लिए किसी सिस्टम के द्वारा, जो कि है T डेल्टा S। क्लियर? कब? जब आपकी T डेल्टा S की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि माइनस में अगर वैल्यू है तो उसका मतलब ये आपकी जो वेस्ट एनर्जी है उसकी वैल्यू है। फॉर द सिस्टम दिस इज ऑल्सो नोन एज द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इसे हम क्या कहते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। डेल्टा G गिव्स द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। और इसी तरीके से आपको जो डेल्टा G है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर स्पॉन्टेनिटी की, सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करता है। अगर गाइस डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव है, यानी कि 0 से कम है, इसका मतलब रिएक्शन आपकी कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा G की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। नेक्स्ट है एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चेंज की अगर हम बात करें तो गाइज वो आपकी एनर्जी के लिए रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, यानी कि एनर्जी आपकी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। कब? आइसोलेटेड सिस्टम में। इसका मतलब ये हुआ इंक्रीज इन एंट्रोपी इन सच अ सिस्टम इज द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज। जो आपकी एंट्रोपी है सिस्टम की वो क्या है? वो आपकी नेचुरल स्पॉन्टेनियस नेचुरल डायरेक्शन है किसी स्पॉन्टेनियस चेंज में। हमको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है? जो आपकी सेम डायरेक्शन में चलती है। फिक्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और ये आपकी रिएक्शन क्या कहलाती है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन व्हाई द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर सो कॉमन। नॉर्मली आपकी जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं वो आपकी एक्सोथर्मिक क्यों होती हैं? ये आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। एंड गाइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज्ड
हीट बाय द रिएक्शन इंक्रीज द डिसऑर्डर ऑफ द सराउंडिंग। जैसे जैसे आपकी रैंडमनेस बढ़ती है, जैसे जैसे आपका डिसऑर्डर बढ़ता है, हमारी जो हीट रिलीज है वो भी बढ़ती जाती है। इसीलिए हमारी जो रिएक्शन है वो आपकी एक्सोथर्मिक होती है। कब? जब आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। एंड ओवरऑल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, और जो आपका ओवरऑल एंट्रोपी चेंज है गाइस वो पॉजिटिव होगा, विच मेक द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, जो आपके रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस मे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन। आपका जो मॉलिक्यूल है या फिर किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, किसी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है। दे में स्पिन लाइक अ टॉप, और ये आपका स्पिन भी कर सकता है। ये आपका जो बॉन्ड है वो आपका स्ट्रेच भी हो सकता है ना, कंप्रेस भी हो सकता है। These मोशन ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड, और ये जितने भी आपके मोशंस है क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल रिस्पेक्टिवली। ये जितने भी आपके मैंने ऊपर बताया कि आपका स्पिन कर रहा है टॉप पर, या फिर कंप्रेस हो रहा है, या फिर स्ट्रेच हो रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशंस कहलाते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइज, जब आपका सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी जो रिएक्शन होगी, ये जो आपका मोशन होता है वो विग्रेस हो जाता है, यानी कि आपका डिसऑर्डर, रैंडमनेस बढ़ जाती है। इसका मतलब आपकी स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाती है। क्लियर? ऑन द अदर हैंड व्हेन टेम्परेचर इज लोअर्ड, जैसे आपका टेम्परेचर कम होगा तो आपकी डिसऑर्डर कम होगा, रैंडमनेस कम होगी, यानी कि आपकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। The entropy of any pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches absolute zero। जो आपका एंट्रोपी होता है किसी प्योर क्रिस्टलाइन का वो जीरो की तरफ अप्रोच करता है। कब? जैसे ही आपका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो की तरफ अप्रोच करता है। गाइस इसे ही हम क्या कहते हैं? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। एंड दिस इज सो बिकॉज द परफेक्ट ऑर्डर इन अ क्रिस्टल एब्सोल्यूट जीरो। जो हमारे किसी भी क्रिस्टल का परफेक्ट ऑर्डर होता है या फिर परफेक्ट अरेंजमेंट होता है वो कब होता है? जब आपका टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो पर होता है। दिस स्टेटमेंट इज कन्फाइंड द प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज, अब इस स्टेटमेंट ने, जो हमारा थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स ने, इसने आपकी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात क्यों की है समझ लेते हैं। क्योंकि द theoretical and practical evidence have shown that entropy of solution and supercooled liquid is not at zero के। जो हमारी एंट्रोपी चेंज है किसी भी सॉल्यूशन के लिए या फिर सुपर कूल सिस्टम के लिए वो आपके 0 केल्विन पर 0 नहीं होती। इसी वजह से जो आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसने प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की है। मतलब क्या हुआ? अगर आपके कोई रिएक्शन ए बी सी डी में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब डेल्टा जी की रिएक्शन, डेल्टा जी यानी रिएक्शन गिव्स एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। gives energy for a reaction in which all reactant and product are in crystal standard state। अगर आपका reactant और product दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में है, इसका मतलब गाइस आपके डेल्टा जी जो होगा वो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट कर रहा होगा। किस तरीके से देख लेते हैं गाइस। हमने क्या किया? हमने नॉर्मल फॉर्मूला लगाया। कौन सा नॉर्मल फॉर्मूला लगाया? हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा जी प्लस लॉन आर टी के। ठीक है, डेल्टा जी लॉन आर टी के। अब देखो ये किसके बराबर जाएगा? ये हमारे 0 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमारे जो रैंडमनेस है वो 0 है इक्विलिब्रियम पे। तो डेल्टा आर जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी आपकी माइनस आर टी लॉन के इक्वल होगी। अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगा माइनस 0.303 आर टी लॉन के। और इसको हम क्या लिखते हैं? डेल्टा आर जी नॉट इजकल टू डेल्टा आर एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस इजकल टू माइनस आर टी लॉन के इसको बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यूजिंग अबव इक्वेशन। अगर हमने इस दूसरी इक्वेशन को यूज किया तो हम क्या देखेंगे? इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन
एस्टिमेट ऑफ डेल्टा जी नॉट, हम क्या देख रहे हैं कि हम इससे डेल्टा जी नॉट को निकाल सकते हैं, डेल्टा एच नॉट को और डेल्टा एस नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन कैलकुलेट के एट टेम्परेचर ऑफ इकोनॉमिक यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ तक कि हम लोग अपने के को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब आपका जो टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर जो कि आपका किसी भी सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए दिया हुआ है। इफ़ के इज़ मेजर्ड डायरेक्टली टू द लेबोरेटरी, अगर हम किसी के की वैल्यू को लेबोरेटरी में निकालेंगे तो गाइस क्या होगा, हम वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट एनी अदर टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेट, तो हम लोग लेबोरेटरी में किसी अनदर टेम्परेचर पर भी 0 के अलावा किसी दूसरे टेम्परेचर पे भी जी नेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।